तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज गर्मा गर्मी रही है मुल्क की सियासत में अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कि जी जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने वाले हैं और इसकी जो दागबेल डाली है इस बयानिए की या इस हलचल की, वो एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि जी ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो गई है, ये हुकूमत बहुत कमज़ोर है, किसी भी वक्त गिर सकती है और जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। ये दूसरी बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी कबल अज़ वक्त इलेक्शन के हवाले से इतना पुरएतमाद और इतना खुल के जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो बिलावल के इस ऐलान के पीछे वजह क्या है? क्या बिलावल भुट्टो को किसी ने यकीन दहानी करवाई है कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं? और जैसा कि बिलावल के सियासी मुखालिफिन दावे कर रहे हैं कि किसी ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि जल्द इलेक्शन होने के बाद अगली बारी जरदारी की है, अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो ये खिचड़ी पक क्या रही है, पसे मंजर में हो क्या रहा है, ये कहां से फुलझड़ी आई है अर्ली इलेक्शंस की? और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम सेनेटर हैं फैसल वोडा साहब, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स कर दिया बिलावल भुट्टो की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 4-6 महीने पहले कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है कि जो अगला हम बजट दें 2022 का, तो उसके 4-6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। क्या 2022 इंतखाबात का इलेक्शन का साल है? इस पर सवाल करेंगे। और कल पीडीएम का अहम इजलास होने जा रहा है, उससे पहले बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया, या आप ये कह लें कि उनके अंदर एक खलिश है कि अगर पीडीएम इकट्ठी होती तो फिर हम हुकूमत को जल्द अज जल्द गिरा सकते थे। वहाँ पर नवाज शरीफ का ना सिर्फ शहबाज शरीफ से बल्कि मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता हुआ है। कल पीडीएम का अहम इजलास है, एक बार फिर से सड़कों पे आने की तैयारी की जा रही है। क्या इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और माहौल ऐसा है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के आखिरी 2 साल रह गए हैं, तो इसमें पीडीएम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला के क्या हासिल कर लेगी, हुकूमत को गिरा के क्या हासिल कर लेगी? या बिलावल भुट्टो जिस तरह अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पीडीएम को भी इसकी कुछ सुनगुन मिल गई है और पीडीएम भी वक्त से पहले हुकूमत को गिरा के अपने हक में कोई फायदे हासिल करना चाहती है। लेकिन एक तरफ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शन की तैयारियों की बात कर रहे हैं। नून लीग कहाँ पे खड़ी है? नून लीग अभी तक इख्तलाफात का शिकार है, बयानिए के इख्तलाफात के अंदर ही फंसी हुई है। अब कल जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है वहां पे शिरकत कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? और शहबाज साहब तो मुफाहिमत के हामी हैं, तो एक बार फिर मुसाहिमत के लिए पीडीएम का इजलास वो क्यों चला रहे हैं? तो ये मुल्क की सियासत में आज बड़ी एक अहम खिचड़ी से पकी हुई है और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब चीज़ों के पर्दे के पीछे हो क्या रहा है कि जिसमें से पेश मंजर पे ये हल्के फुल्के बयानात सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं मामलात को समझने की कोशिश करेंगे, सवालात उठाएंगे प्रोग्राम में और इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं फ़ारूक हबीब साहब, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात और नशरियात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं नफीसा शाह साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। और मुस्लिम लीग नून के भी सीनियर मरकज़ी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबरा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक साहब, पहले एक क्विक सवाल आपसे, बनता तो पीपल्स पार्टी से है क्योंकि ऐलान तो आज बिलावल भुट्टो ने किया है कि अर्ली इलेक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी बहुत कमज़ोर है, इसमें कोई दमखम नहीं है, गिरने वाली है और अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। लेकिन आपसे सवाल ये कि आपके अभी बड़े अहम सेनेटर हैं फैसल वोडा साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो कह रहे हैं जी 2022 में इलेक्शन हो सकता है और बजट पेश करने के 4-6 महीने बाद हो सकता है कि हम इंतखाबात करवा दें। देखिए, बात यह है कि 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया है और 5 साल का मतलब ये है कि इंतखाबात जो है वो 2023 के अंदर हों और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
जहाँ तक रही बात अर्ली इलेक्शन, बिलावल कैसे अनाउंस कर सकते हैं? उनके पास तो जो है शायद ये इख्तियार भी नहीं है कि वो अपनी पार्टी के जो है वो इस्तीफे पूरे दे दें। वो तो पीडीएम का जो हशर नशर हुआ है वो तो आपके सामने है। इसके अलावा ये अच्छा, बिलावल पे तीरंदाजी बाद में कीजिएगा, लेकिन मैं जरा वादे कर दूं ना, अपने सेंटर ने अनाउंस कर दिया कि ये हो सकते हैं। नहीं देखें, मैं तो वादे कर दूं, वो तो आप इसके ऊपर डिबेट, व्यूज पर्सनल हर बंदा दे सकता है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा तो आइन में किसी और के पास तो इख्तियार नहीं है ना इस हवाले से। और जहाँ तक रहेगी बात अर्ली इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ जो हैं वो ये लोग करते रहे, यानी कि इमरान खान साहब 18 अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी रखें। यकीनन देखें, हमारे पास जो हमारी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे 18 अगस्त को, जो बकिया 2 साल हैं उसमें हम अपनी तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट करके हम उनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, ताकि आवाम को जो हम तरजीहात हैं हमारी, जो हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं वो पूरा कर सकें। ठीक है, इस पे तफसील से बात करते हैं। नफीसा शाह साहिबा, क्या बुनियाद है बिलावल भुट्टो साहब के पास? तो जैसा फारूक साहब कह रहे हैं कि अनाउंस तो बिलावल कर ही नहीं सकते, ये तो इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान का बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो क्या बुनियाद है? क्या कहीं से कोई यकीन दहानी है, जैसा कि आपके सियासी मुखालिफिन कह रहे हैं? वजह क्या है? बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं बार बार के अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं और अगली बारी हमारी है? देखिए, फ़ारूक हबीब साहब ने अपने वज़ीर आज़म के लिए कहा कि उनका अख्तियार है, उनका कोई अख्तियार नहीं है। ये इस्तेहकाक या ये अख्तियार आइन ने मुझे दिया है, मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट को, उनका भी अख्तियार है। जो मेंबर्स जिन्होंने लीडर ऑफ द हाउस चुना, जिन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना, उनका अख्तियार है, वो कब भी डिसाइड करें। आज अगर हमारे नंबर्स पूरे हो जाते हैं, अगर नून और हम मिल जाएं, और अगर मेंगल साहब की जमात हमारे साथ इस मुहिम में आ जाए, और अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप, जिनके पीछे इन्होंने FIA छोड़ी हुई है, नैब छोड़ी हुई है, हर रियासती इदारा उन बेचारों के पीछे छोड़ा हुआ है, अगर वो हमसे मिल जाएं तो आज उनकी हुकूमत और उनका तख्ता उलट सकता है। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ये भी मैं बताती चलूं कि हम बहुत बड़े बड़े इफ्स हैं नफीसा शाह साहिबा। नहीं, लेकिन उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि ये इस्तेहकाक या ये इख्तियार वजीर आजम का है। हाँ, वजीर आजम जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, उनका इख्तियार है। लेकिन मेरे पास भी इख्तियार है बहैसियत मेंबर। आज मैं एक जमा करा सकती हूँ कि आई मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और फिर हमारे पास अगर पार्टी के पास अगर हमारी लीडरशिप डिसाइड करे, नून की लीडरशिप डिसाइड करे, हमने आफ्टर ऑल अपनी जो अक्सरियत है वो दिखा दी थी सेनेट इलेक्शंस में। और बाद में अगर इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, वो भी पता नहीं बख्तर बंद गाड़ियों में बेचारे मेंबर्स को लेके आए, वो भी राज खुलेंगे इंशाल्लाह जिस तरीके से। और ये मसनूई नंबर्स बताते हैं, इनके नंबर्स कभी पूरे नहीं होते। असेंबली में जब इतना फ्रॉड गरीदा, इन्होंने ये फ्रॉड कर सकते हैं कि जिस इलेक्शन में एक चेयरपर्सन वोट होती है कायमा कमेटी बराए खवातीन की, एक चेयरपर्सन वोट होती है, जितवा ये दूसरे को देते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हुकूमत नहीं, ये एक अवाम के साथ धोखा है, फरेब है, नाटक है, ढोंग है। और इंशाल्लाह ये ढोंग, नाटक, फरेब जो है जल्दी लेकिन बिलावल भुट्टो साहब किस बुनियाद पे या क्या किसी यकीन दहानी पे बार बार कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन है? जो आपने अगर की बात की, इसमें सबसे बड़ा इफ तो यह है कि अगर नून लीग हमारे साथ मिल जाए, वो तो मैं राना साहब से जवाब लेती हूँ, लेकिन बुनियाद क्या है इस वक्त, ठोस बुनियाद क्या है इस वक्त आपके पास? देखिए, बिलावल साहब एक खानदानी सियासतदान है, उनकी वालिदा एक ग्रेट लीडर थी दुनिया की, उनके नाना एक ग्रेट लीडर थे, उन्होंने एक पत्ता फेंका है। और वो उसकी बुनियाद हमारे पास ये है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत होते भी अपने नंबर्स नहीं। देखें, जब आप एक छोटी इलेक्शन है, कायमा कमेटी बराए खवातीन की छोटी इलेक्शन है, वो हार जाते हैं। ठीक है। सेनेट की इलेक्शन वो हार जाते हैं, तो कहाँ हैं इनके नंबर्स? वेयर आर देयर नंबर्स? तो इस बुनियाद पर कि ये बहुत कमजोर हुकूमत है, कोई यकीन दहानी तो नहीं है ना, नहीं बढ़ रही किसी सेक्शन की तरफ से, किसी हल्के की तरफ से कोई यकीन दहानी तो नहीं। पब्लिक का जोर, अवाम का जोर, क्योंकि इनके साथ अब मुझे बताएं इन्होंने बजट में क्या क्या वादे किए थे। कहा था 40 लाख खानदानों को हम
4-4, 5-5 लाख कर्जे देंगे, कहाँ है? मुझे एक कर्जा बता दें, 3 माह हो गए हैं बजट को पास हुए, वो फारूक साहब एक उसका बता जवाब दें देंगे खानदान तसल्ली जिसको से। आपने 40 लाख दिए होंगे, बताएं ना उनके। सिवाय इसके कि इन्होंने हर एक तसलसल से हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसके अलावा इन्होंने बजट के बाद किया क्या है? ठीक है, ये बता दें। वो फारूक साहब से तसल्ली कौन से सा इसका- प्रोजेक्ट है? तसल्ली से गवर्नेंस पे, परफॉर्मेंस पे। आज वज़ीर आज़म साहब कराची में भी थे, वहां पर भी बड़ी परफॉर्मेंस के वो दावे और दिखाकर भी आए हैं। राना साहब, कमिंग टू यू, 2-3, क्या 2022 इलेक्शन का साल है? क्या अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं? बिलावल भुट्टो तो इंतखाबात पे अटके हुए हैं, पीपल्स पार्टी इंतखाबात की तैयारियों में लगी हुई है, नून लीग अपने इख्तलाफात में ही फंसी हुई है। आप लोगों का बयानिया इलेक्शन के हवाले से, अगली हुकूमत साजी के हवाले से वो क्या है? और दूसरी, बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बड़ी ऑफर कर दी है, एक उन्होंने खलिश के तौर पे उसका इजहार किया है कि अगर पीडीएम इकट्ठी होती तो हम उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद। राना साहब, पहले तो मैं 2022 की जो बात हुई है बिलावल साहब ने की है, या हमारे भी इंक्लूडिंग मेरे समेत बात करते हैं कि 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं, बल्कि होंगे, हमारा यही ख्याल है। उसकी वजह ये है कि एक तो जो फ़रक हबीब साहब ने कहा है वो ठीक है, बड़ा मैं क्लियर बताता हूँ कि ये प्रोरेगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, जो इनमें दिया हुआ है कि वो अर्ली इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। सही। एक सूरत है कि वो डिसॉल्व असम्बली सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। बाकी रही बात अदम एतमाद की, यस वो हमारे पास है, जो नफीसा साहबा ने कहा है बिल्कुल कि हम एज ए अपोजिशन मूव कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर हो, और नंबर उन्होंने पेश भी कर दिए कि हमारे नंबर प्लस जो मैंगल है, अख्तर मैंगल साहब हैं, या कोई भी उनका लाई अगर हमारे साथ आ जाए तो 5-6 की गेम है। तो उसमें मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों 22 में आप कहते हैं, पहले उसमें मैं वजाहत कर देता हूँ। इसलिए कि बिलावल साहब भी एक चेयरमैन है पार्टी के, उनकी भी सियासत पे नज़र है, हालात पे नज़र है, सियासी हालात पे। मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क डूबा हुआ है, मुल्क दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये कास्ट कर रही है हमारे सारे गवर्नेंस पे, हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करती है इन चीज़ों के साथ, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो तभी आ सकती है जब एक नया इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, बगैर किसी मुदाखलत के इलेक्शन हो, जिसको वोट मिले वो गवर्नमेंट बनाए, चाहे पीटी हो, पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो। लेकिन वो हमें जितनी जल्दी, हम यही कहते हैं जितनी जल्दी हम इलेक्शन में चले जाएं मुल्क के लिए बेहतर है। और अब शायद सहार नहीं रहा मुल्क, उसमें गुंजाइश नहीं है मजीद इस गवर्नमेंट को टाइम देने की। लेकिन सर आपने भी हमारी, सर आपने प्रेशर होते हैं जो बहुत तरफ से होते हैं, कोई ऐसी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, प्रेशर पे आके खुद ही फैसले चीफ एग्जीक्यूटिव को करने पड़ते हैं कि यस, अगर वो सेंसिटिव हो, अगर इनसेंसिटिव हो तो फिर तो मामला चलता रहता है। बाकी बात रही अदम एतमाद की, आज भी हम कहते हैं पीपल्स पार्टी की मेहरबानी, अगर वो पंजाब में चाहते हैं तो हमारे नंबर हमें दिखा दें, इंश्योर कर दें कि ये नंबर हैं, जो कमी है नंबरों की, तो हम तैयार हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि अदम एतमाद आए करें और फ्यूटाइल एक्सरसाइज में हम नहीं जाना चाहते। दूसरी, वहाँ पे आज भी हम तैयार हैं, इधर आए बैठे, और हमें ये काम करना चाहिए। बिल्कुल मैं नफीसा साहबा से मुतफिक हूँ कि वी मस्ट ट्राई दिस मूव, ये जो अदम एतमाद की है, कि हमें किसी से बात करके हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये भी फरीज़ा है हमारा कि जितनी जल्दी हो सके इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए, इस मुल्क से। ये सर ये बहुत बड़ी, राना साहब ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में कि कल जब पीडीएम का इजलास है और आज नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से बात की है, मौलाना फजल रहमान से बात की है, लेकिन आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे? पीडीएम से तो आप लोगों ने उनको निकाल दिया। मेरी बात सुने रिदा, आप देख रही हैं कि जब पीडीएम से अलहदा हुए हैं, वो चैलेंज एक अलहदा स्टोरी है, वो एक अलहदा, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट का तल्लक है, वहाँ हम मिलके काम कर रहे हैं एज ए जॉइंट अपोजिशन। ठीक, वहाँ पे उनका भी टारगेट, उनका भी काज जो है पीपल्स पार्टी का वही है जो हमारा है। ठीक है, उनका जरा रास्ता वो समझते हैं हमारे से मुख्तलिफ था। उन्होंने जो तजवीज़ किया उस वक्त जब पीडीएम में कोई इशू खड़ा हुआ है, हम चाहते थे कि
हम धरना दें और रिजाइन करें सारे, ठीक। वो कहते थे हमें बाद में चले जाने चाहिए। ये एक रास्ता अलहदा था। आज भी हम मिलकर काम कर रहे हैं, आज भी उस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वो भी अपोजिशन में, हम भी अपोजिशन में हैं, वो भी इस गवर्नमेंट से छुटकारा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो इसमें मिलके किसी जगह पे ये बर्फ दोनों तरफ पिघली हुई नजर, कामन हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कॉमनैलिटी है, हमारे टारगेट हैं वो एक हैं, उसमें हमें चलना चाहिए। मोडेलिटी पे इख्तलाफ है, वो उस पे वो उस वजह से हो गया, लेकिन ये बर्फ दोनों तरफ पिघली हुई नजर आ रही है। बिलावल साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया, मशवरा दिया है, आपने वेलकम किया है। बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, फारूक साहब ये तैयार कर लें कि अदम एतमाद बिल्कुल तैयार हो गई है आपके पास आने के लिए। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं राना साहब कि नंबर्स दिखा दें, आप मुतमईन कर दें। पंजाब में और सेंटर में नंबर्स हैं तो नून लीग रेडी है आपकी ऑफर कबूल करने की अदम एतमाद की। जरा क्विकली, फिर मैं फारूक साहब से इसका जवाब लेती हूँ। देखिए, नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओके। आप एक अज़म तो दिखाएं, एक विलिंगनेस तो दिखाएं। जैसे जब हमने ये फैसला किया कि गिलानी साहब को हम खड़ा करेंगे, तो यकीन करें हम में अपनी जमात में भी बहुत सारे लोग डाउटफुल थे कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। ठीक। तो लेकिन नंबर्स कहां से आए, वो हमारी हिकमत अमली थी, नंबर्स आ गए। क्योंकि इनके अपने रैंक्स में इतनी फ्रस्ट्रेशन है। जब इनका हाउस, जो पीटीआई का हाउस है, इट्स अ हाउस डिवाइडेड। ये आपस में दिन रात, ये इनकी आपस में जो ताजाद है कि अपनी 3 मरतबा इनकी अपनी एडवाइजर, जिसको आपने एक दफा स्पेशल असिस्टेंट बनाया, फिर आपको एडवाइजर बनाया, अब आप उसको अपनी कोर मेंबर को, जो आपके लिए लड़ती रही हैं, लोगों को थप्पड़े मारती रही हैं अपोजिशन को, उनको आपने असेंबली में नहीं घुसने दिया। ये आपके हाल हैं, ये इनकी यूनिटी के हाल हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इनके मरकजी एटीएम थे, फॉर इयर्स ही फंडेड द पार्टी, धरना उन्होंने फंड किया। उनके जो ग्रुप है उसमें आप देखिए क्या आप कभी किसी को पकड़, यानी कि नफीसा साहिबा, नंबर्स के हवाले से पीपल्स पार्टी पूरा एतमाद है, नंबर्स के हवाले से पूरा एतमाद है। जी, हम समझते हैं कि हम एक अज़म करें, ठीक, आपस में हम मिल बैठे, हम हिम्मत करें, आगे बढ़े। पीएमएलएन तो सब कुछ हमने करके दिखाया। हमारी तो माइनॉरिटी पार्टी थी, 3rd नंबर पे हम नेशनल असेंबली में, हमने अपना मेंबर चुन के दिखाया। इनका ताउन था। तो इनके पास तो बहुत ज्यादा 2nd लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में। हिम्मत करें, एक कदम आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है उससे करिश्मा हम करके दिखाएं। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। फारूक साहब ने तसल्ली से ज़ाहिर का जवाब देना होगा, तो आपकी इजाजत से ब्रेक ले लूं ताकि वापस आए तो आप तसल्ली से जवाब दे सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। फारूक हबीब साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी फारूक हबीब साहब, देखिए वो कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, दूर के ढोल जो है वो सुहाने होते हैं। अच्छी बात है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये तो पूरी आबोताब के साथ इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ नुकसान है वो PMLN को हुआ। नुकसान इन द सेंस ये हुआ कि एक 82 सीटों वाली कौमी असम्बली की जमात ने यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको खुद उन्होंने नाहल करवाया था उतरो कुर्सी से नीचे, उनको उन्होंने सेनेटर भी बनवा दिया। बनवाने के बाद घड़ी खुदा बख्श में जियो भुट्टो के नारे भी लगवाए, लेकिन उसके बाद जो दिल की ख्वाहिश थी जिस पे घात लगाकर PMLN बैठी हुई थी, तो आगे भी आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब को ले आए। तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब की वो शर्त आज भी कायम है या वो शर्त से पीछे हट गए हैं? बुनियादी सवाल तो ये है कि मियाँ साहब आए, आके जदोजहद में साथ शामिल हो, तो फिर हम इस्तीफे दे लेंगे। उसके बाद ये है कि पीडीएम से आगे अदम एतमाद पे आ गए, तो इस्तीफों से आगे अदम एतमाद भी तो उसी सिलसिले का ही कड़ी है ना, उसके अदम एतमाद पे भी पहले बात होती रही है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर किसी जगह पर अपोजिशन का इत्तेफाक नहीं है। फिलहाल जो है वो अपोजिशन दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ती नजर आ रही है, और उसी के ऊपर ही लड़ेंगे। 2023 के लिए भी इनका मुकाबला ये है कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर, ये उसके ऊपर जो है वो लड़ते रहेंगे। दूसरी और तीसरी पोजीशन जिस तरह AJK के अंदर हुआ, और दूसरी और तीसरी पोजीशन का ही मामला था। भुट्टो बड़े यकीन से कह रहे हैं कि अगली बारी हमारी है, बार बार कह रहे हैं यकीन के साथ। चलें देखें, ये तो कहने के ऊपर तो कोई हर्ज नहीं है ना, ख्वाब देखने पे किसने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन बुनियादी अमल क्या है?
बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इस वजह से हैं कि किसी सतह के ऊपर इनका कोई इत्तफ़ाक़ राय हमें नज़र नहीं आता। फिर मामला दूसरी तरफ भी ये है कि ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हैं और PMLN के अंदर भी एक चैलेंज मौजूद है जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर मौजूद है कि मुफाहमत या मुज़ाहमत, वो भी उन्होंने अभी मामले को जो है वो कल PDM इकट्ठी हो रही है, सेटल डाउन करना है। कल PDM इकट्ठी हो रही है तो और आज देखें बिलावल भुट्टो जो इकट्ठी हो रही है, क्या ये वही PDM है जो इकट्ठी हो रही है? और आया क्या ये PDM जो है वो जलसा जुलूस PDM है या PDM पार्लियामेंट इकट्ठी हो रही है? ये भी एक मामला जो है वो देखना है। फिर ये है कि PDM ऑपोजिशन, इनकी तहरीकें, अदम एतमाद, इस्तीफे, ये अब हमारा इशू नहीं है, ये इनका इशू है। ये जाने, इनका काम जाने। हम फोकस्ड हैं अपनी तरजीहात के ऊपर। हम लोगों को हेल्थ कार्ड देने पे फोकस हैं, हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स तारीखी बढ़ाने के ऊपर फोकस्ड हैं, हम मुल्क के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने पे फोकस्ड हैं। हम 1000 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स मंजूर कर चुके हैं जिससे इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी पे 7 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, 5000 अरब का इम्पैक्ट आएगा। हम फोकस्ड हैं कि जो अफगानिस्तान का जो फॉल है उसके जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो जुड़े उससे मामलात हैं, हम उस पर फोकस्ड हैं। वज़ीर आज़म साहब आलमी सतह के ऊपर जो ग्लोबल वार्निंग जारी हो गई है माहौलियात के हवाले से, उसके ऊपर फोकस्ड हैं। हम तो अवामी तरजीहात के मंसूबों के ऊपर फोकस्ड हैं। इनका फोकस है कि हुकूमत कैसे गिरानी है, NRO कैसे लेना है, सड़कों पे कैसे आना है, इंस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है। ये एक डिफरेंट ऑफ अप्रोच है। तो ये अप्रोच जो है वो इनको मुबारक हो। इस अप्रोच से इनको पहले भी कुछ नहीं मिला। जो असल काम है करने वाला, अगर इंतखाबात में जाना है, वो इंतखाबी इस्लाहात हैं। क्या आइंदा जो इलेक्शन होगा उसके बाद भी जो जमात जीत जाएगी वो कहेगी मैं जीत गई, जो हार गई वो कहेगी मैं धांधली हो गई। कल 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर डेमो लगने जा रहा है EVM मशीन्स का, उसके ऊपर आए, वो आकर डेमो देखें। वो डेमो कोई जबरदस्ती नहीं करते ना। वो मैं राना साहब से इसका जवाब लेती हूं। फिर मैं गरीदा ये कहने लगा, कोई जबरदस्ती इनके ऊपर नाफिज नहीं कर देगा, लेकिन उसको देखने में क्या हर्ज है। अगर आज हम अब टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आज सारी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अगर हमने नहीं देखना तो हमने जबरदस्ती करवा रहे हैं ना। वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं पहले बैठे हमारे साथ। आप बैठते क्यों नहीं है उनके साथ? देखें, जबरदस्ती नहीं हम करवा रहे, बैठने के अमल पे भी बैठे हुए हैं ना। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां पर बैठे हुए हैं और कायमा कमेटीज का मकसद भी ये है कि वहां पर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। वज़ीर आज़म साहब खुद इनको ऑफर कर चुके हैं इस हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके। तो ये वो सीरियस इश्यूज भी तो है ना। तहफ़्फ़ुज़ात में देखें, मैं ये कहता हूँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ सॉर्ट आउट होंगे? ऑन द टेबल ही सॉर्ट आउट होंगे ना। टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे तो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। फोरम पार्लिमान है, पार्लिमान की ताकत हम बाहर ना दें। जब बाहर देने की बात करते हैं तो फिर आप खुद जमहूरियत को कमजोर करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी। राना तनवीर साहब इसका जवाब दीजिएगा। फारूक साहब कह रहे हैं कि ये वक्त आपका जल्द से जुलूस करने का, PDM के इजलास करने का, तहरीकें, अदम एतमाद, इस्तीफे, ये बातें करने का नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आएँ। और कल जो कौमी असम्बली में होने जा रहा है, पार्लियामेंट में डेमो होने जा रहा है, तो वेलकम करते हैं उसको। राना साहब बैठेंगे EVM पर बात करने के लिए? पहले तो मैं फारूक साहब से बड़ा इख्तिलाफ करता हूँ कि ये टाइम नहीं, एक एक दिन जो है इस गवर्नमेंट का बारी है इस मुल्क और अवाम पे, जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं। इसलिए अगर हम इसमें कामयाब होते हैं, इसको निकालने में, तो मैं समझता हूँ ये काम अपना कहते हैं एक बड़ा फरीज़ा, मुकद्दस फरीज़ा हम अंजाम देंगे। क्योंकि लोगों की जान छुड़ाना, पाकिस्तान की जान छुड़ाना ऐसे बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, लोग तो कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो इस पर तबसरे हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं कि पाकिस्तान है तबाही की तरफ जा रही है, खुदा न खास्ता। अब रही बात इनकी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में 2008 से 13 में की, फिर हमने 40+ अमेंडमेंट्स उसमें की इनके साथ मिल के। इनको साल PTI को और पीपल्स पार्टी सारे हम बैठ के उसमें सबको ऑन बोर्ड कर कंसेंसस से की। लेकिन जहाँ तक इन मशीनों का तल्लुक़ है, वोटिंग मशीनों का, वो पहले भी हम एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, मॉडल जो था इसमें ज़िमनी इलेक्शन में, जिसमें वो काम नहीं उन्होंने किया। और PTI ने ही हमारी जब इलेक्शन रिफॉर्म्स हम अमेंडमेंट्स कर रहे थे, तो उसमें इसको नाकाबिले इस्तेमाल या
कहा था कि ये मशीनें जो हैं वो सही रिजल्ट नहीं दे सकती। दुनिया में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मुल्कों में इशू हुए हैं, और जो हैक का कहते हैं जी, वो जब ट्रंप का इलेक्शन था पहले वाला, तो उसमें यही इल्ज़ाम लग रहा था उस पे रशिया पे कि उन्होंने हैक किया है सारा कुछ। मशीनें जो हैं ये इतना मतलब नहीं, मतलब ये कितनी कारामद चीजें कि जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन राणा साहब गुजारिश की है, इसमें एहतजाज हो रहे हैं सारी दुनिया में, जहाँ जहाँ मशीन, एक मुल्क में तो अभी भी हो रहा है कि मशीनों का रिजल्ट ठीक नहीं है। राणा साहब गुजारिश फिर वही है कि रह गए हैं बाकी 2 साल। अब ये 2 साल आप लोगों ने जल्द से जुलूस करने हैं, हुकूमत गिराने की मंसूबाबंदी करनी है, या 2023 का इलेक्शन साफ शफाफ हो? मिसाल के तौर पे नून लीग अगर जीतती है 2023 में और ईवीएम के बगैर, तो पीटीआई फिर इल्जाम लगाने में हक बजाने होगी कि आप धांधली से जीते हैं, फिर आप इनको कैसे रोकेंगे? या पीपल्स पार्टी जीतेगी, कोई भी जमात जीतेगी, तो वो बाकी जमातों को कैसे रोकेगी कि जी धांधली से जीते हैं? इसका हल बताएं। इन्होंने कौन सा कोई नेक काम किया है जो जब ये धरने देते थे, जब ये बिजली के बिल जलाते थे, जब ये धांधली का शोर करते थे कि 2013 में धांधली हुई है और फिर जब कमीशन बना तो उसमें जो आया सामने है, कौन सा काम इन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में ऐसा किया है जैसे आप सोसाइटी को पोलराइज नहीं किया, जैसे आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को पोलराइज नहीं किया। इन्होंने पार्लियामेंट पे हमले किए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे हाउस पे हमले किए, इन्होंने पीटीवी पे हमले किए, इन्होंने कहा म्यूटनी, वो सिविल नाफरमानी की बात की कि टैक्स ना दें, आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें। मैं समझता हूं कि कौन सा काम, इन्होंने किताबें फौज के खिलाफ लिखी, इन्होंने अपने इंटरव्यू फौज के खिलाफ दिए और बाहर के मुल्कों में जाके दिए। तो मैं समझता हूं कि ये इनकी ऐसी तारीख है बड़ी पड़ी, जिससे मैं समझता हूं कि आज अल्लाह का एक निज़ाम है, ये मुसल्लत हुए हैं और मुसल्लत किए गए हैं और चल रहा है काम। लेकिन इनकी हिस्ट्री तो देखे, पॉलिटिकल हिस्ट्री है क्या? पकड़ दकड़ के इन्होंने सारे बंदे साथ बिठा के, इनके बंदे तो 10-15 सारे फसाड है जो किसी वक्त भी बिखर जाएगा। आज आज़ाद कश्मीर में आपने करके देख लिया ना गुरीदा, कि जिस तरह धांधली हुई, जिस तरह बंदे इलेक्ट किए गए, आज कहाँ खड़े हैं? वहाँ किस तरह की ग्रुपिंग हो रही है? वहाँ रिजाइन का भी सोच रहे हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का मैं टीवी पे देख रहा था कि हम रिजाइन का सोच रहे हैं। कैबिनेट बन नहीं रही, तो ये कैसे कैबिनेट बनानी है? तो किसी और ने जाके बनानी है, किसी और ने जाके आग को ठंडा करना है, पानी डालना है उस पर। ये तो एक बैठे हुए हैं, ये क्या मैं इनके मतलब कहूँ? ये जो कहते हैं 2 साल रह गए हैं, बड़ा जबरदस्त आपने काम किया। यार, आपको पॉलिटिकल फोर्स कहना ही पॉलिटिकल नॉर्म्स की तौहीन है। आप तो डेमोक्रेसी के पास से नहीं गुजरे, फाशिस्ट हैं आप फाशिस्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं और दीवार के साथ लगा दिया सारी अपोजिशन को, चुन चुन के आपने लगाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टाइम ओवर होने वाला है, अब ये जाने वाले हैं, चाल चलाओ है, और ये बस फिर पता चलेगा आपको। स्कैंडल पे स्कैंडल है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें स्कैंडल नहीं है? कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा है कि जी 118 अरब का कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा, जिसको हमने मना भी किया था मत करें, फिर दूसरी तरफ से कान पकड़ के ले आए। तो यहाँ तो आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है, कौन नहीं देख रहा? महंगाई है, आसमान को छू रही है और लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। इनको माफियाज का जिक्र करके फारूक साहब बता भी तो रहे हैं ना कि उन्होंने कोविड में कवर करते हैं, कभी माफियाज के लिए कवर करते हैं। ये माफियाज, भाई माफियाज को कंट्रोल किसने करना है? और माफियाज बैठे किसके पास हैं? सारे रियल एस्टेट के माफिया से लेके चीनी के माफिया हो, बीट का हो, कोई दवाइयों का माफिया हो, इनके पास है। सारी कैबिनेट भरी हुई है, सारे इनके पास वहां पे बैठे हुए हैं, सारे एक एक करके। लेकिन देख लें, सारा प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठे होते हैं। लेकिन इस सारी किस किस्म की बातें करते हैं? इस सारी चार्जशीट के, लेकिन इस सारी अंदर भी तो अपने झांकना चाहिए ना। ठीक है, दूसरों की बात करते हैं, फिक्र दूसरों की है। ठीक है, नफीसा शाह पार्टी क्या कर रही है, फलां क्या कर रहे हैं, भाई हमें आप मशवरे कौन देते हैं कि आप ऐसे करें? ठीक है, हम अपना काम नफीसा शाह साहिबा की तरफ, तो इनको पता है इनकी जुबान पे जब्त हो जानी है। अगर इनको मसनूई सांस नहीं ना दी गई, मसनूई सांस ना इनको दी गई, तो 2022 या 2023 में इनकी जुबान पे जब्त होंगी अल्लाह के फजल से। अच्छा, राणा साहब बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं राणा साहब, लेकिन इसी मामले पे लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक। फारूक हबीब साहब, राणा तनवीर हुसैन साहब, नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं। लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नफीसा शाह साहिबा, आपका मैं जवाब लेना चाहूंगी कि लंबी चार्जशीट आप लोग लगाते हैं, राना साहब ने भी लगाई, नफीसा साहिबा आप भी बताएंगी कि कितनी बैड गवर्नेंस है, कितनी महंगाई है, आवाम कितने परेशान है, लेकिन उस सब के बावजूद 2/3 पाकिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत, AJK में PTI की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, 2/3 पाकिस्तान में इस सारी चार्जशीट के बावजूद PTI की हुकूमत है। तो बेहतर नहीं है नफीसा शाह साहिबा के हुकूमत गिराने पे बजिद होने के बजाय इंतखाबी इस्लाहात पे बैठ के बात करें, जिनके पास 2/3 हुकूमत है पाकिस्तान में? देखें, जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है, और ये उससे भाग रहे हैं कि 2018 वाले इलेक्शंस चोरी हुए और सब्सिक्वेंटली इन्होंने वही हरकतें जारी रखी, और ये इस वक्त एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो ऑर्डिनेंस जिसके लिए इलेक्शन कमीशन, जो एक बहुत अहम आईनी इदारा है, जो इलेक्शंस जो हैं वो कराना उसका काम है, जब उसने ही इस ऑर्डिनेंस के जो कंटेंट्स है उसके लिए कहा है कि इसमें गैर आईनी शिक हैं, ये आप प्रोविजंस नहीं डाल सकते अनलेस आप आईनी तरामीम करें, और आपने खुद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के ऊपर आपने एक डाका डाला है। EVM की भी प्रोविजन आप आईनी चेंजेस और जो कानूनी चेंजेस उसके बगैर आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने जो डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूंसीज की हैं वो भी बुनियाद वो गलत है। आपने इलेक्शन कमीशन से अख्तियारात लेकर नादरा में दे दिए, वो भी गैर आईनी है। तो इसमें इतने सीरियस फ्लॉज हैं, ये इनका एक रोड मैप है, नेक्स्ट इलेक्शन चोरी करने की ये साजिश है। ये जो रिफॉर्म्स हैं, मां समेत EVM, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इन सारे चेंजेस को मां समेत EVM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया है। ये उसी तरीके से, ये वही मिडनाइट ऑर्डिनेंस है जिस तरीके से आपने जुडिशरी पर आपने हमला किया, NFC अवार्ड पर हमला किया, कई ऐसे आप ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं जिनकी स्पिरिट गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो ये एक बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं। ये एक, अगर आप इसको कैरी ऑन करेंगे तो मुल्क में, और इस वक्त जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर डेली की बुनियाद पर क्या हो रहा है, इतनी बेचैनी है इस मुल्क में अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, और उसके ऊपर अगर आप ये चीज लेके आएंगे तो इससे और फसादात होंगे, इंस्टेबिलिटी होगी। आप भूल जाएं, आप अगले इलेक्शन के लिए तो PTI भूल जाए कि करीब तक लोग आपको अपने हलकों में नहीं आने देंगे, ये तो आप भूल जाएं। लेकिन आप अगर ये इस किस्म के हथकंडे जो हैं उनसे बाज नहीं आते तो मुल्क में फिर आप फसादात के लिए तैयार हो जाए। फरूख साहब जवाब दें, वो तो बैठने को तैयारी नहीं है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये हकीकत से मुँह चुरा रहे हैं। मसला इनका क्या है? मसला ये है कि वही दावे, इसी किस्म के दावे ये गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने किए जाकर, इसी किस्म के दावे इन्होंने AJK के अंदर किए जाकर, नताइज आपके सामने हैं। वो इस मुल्क के अंदर 22 साल सियासी जिदोजहद करके आया कौन है? सब तो जो है हमें जो बात ये कर रहे हैं उन गमलों से, उन गमलों की ये पनीरियाँ हैं कि वो ज़ियाउल हक की गोद में बैठा हुआ था, कोई किसी के साथ किस अंदाज से आया, ये पूरी तारीख है। और हमें जो फैशिस्ट कह रहे हैं इस मुल्क के अंदर गोली की, इस मुल्क में रिश्वत की, इस मुल्क के अंदर लफाफे की, इस मुल्क के अंदर ब्रीफ केसों की, इस मुल्क में फिर जजों को फ़ोन कर कर के टेलीफोन लिखवाने की, ये तमाम फैशिज्म कौन लेकर आया था? नवाज शरीफ लेकर आए थे। आज इनके अपने मसाइल हैं। आपको तो जो है वो बरतानिया वीज़े की तोसी नहीं दे रहा। आप यहाँ से निकले हुए हैं, वहाँ पर आप अटके हुए हैं, आसमां से गिरे खजूर में आप अटके हुए हैं। मीम और शीन के मसाइल आपकी अपनी पार्टी में चल रहे हैं, आप हमें ज़मानतें ज़ब्त करने की बातें कर रहे हैं। आप इतने ही अच्छे थे तो इस मुल्क का कौन सा ऐसा एक इदारा बता दें जिसको आप ठीक हालत के अंदर छोड़ के गए हों? आपके वज़ीर ख़जाना आप ही के वज़ीर आज़म के जहाज़ के अंदर मुल्क से मफरूर हो जाते हैं। सारे के सारे जो है वो लीडरशिप जो है वो ख़ानदान जो है वो बाहर बैठा हुआ है। हमें ये जो है वो कहते हैं जी कि हम बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये हकाइक नहीं है, हकाइक से ये नज़रें चुरा रहे हैं, हकाइक से ये दूर हैं। हकीकत क्या है कि ये थक चुके हैं, ये बेचैनी का शिकार हैं, ये इस्तराब के अंदर हैं। जितनी इन्होंने कोशिशें करनी थी ये भी है वो कि कर चुके हैं। महंगाई है, नहीं वो कर चुके हैं। नहीं, वो तो एक अलग मसाइल है ना। जो महंगाई है तो महंगाई क्या इनका मसला है? क्या महंगाई इनके अदवार के अंदर महंगाई नहीं होती रही? आज अगर मैं कहूँ कि 2008 के अंदर जो है वो चीनी का रेट जो है वो
30 रुपए किलो था तो आज भी वो 30 होना चाहिए। मुशर्रफ दौर में वो 10 रुपए था तो 10 रुपए होना चाहिए। महंगाई हर दौर में हुई है। आलमी सतह के ऊपर 10 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन सच नहीं बोलते कि कोविड-19 में जो हमने मैशियत को बचाया, 4% ग्रोथ के ऊपर लेके गए, 19 अरब डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लेके गए, एक्सपोर्ट्स जो नीचे जा रही थी उनको हमने बचाया, फॉरेन रिजर्व्स हम तारीखी रिकॉर्ड 25 अरब डॉलर के ऊपर लेके जा चुके हैं। देखें, ऑपोजिशन करे या ना करे, हम स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एंड हो, चाहे वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का मैटर हो। ये बैंक डिफॉल्ट के अंदर छोड़ के भाग गए थे, जिनका जीना मरना मुल्क से बाहर है, जायदादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इस मुल्क के अंदर फेक अकाउंट्स, टीटियां, ये किसके दिए तोहफे हैं। 22 बार IMF के पास इस मुल्क को जाना पड़ा है और 3 बार PMLN गई है IMF के पास लेके, 4 से अपना 6 बार से जायद जो है वो पीपल्स पार्टी लेके गई है। कौन से ऐसे आइंस्टाइन थे, कौन से ऐसे अक्लमंद थे जो मुल्क को ठीक करके जाते, कर लेते। 2 पार्टी सिस्टम था ना, 2 पार्टी सिस्टम था। पहली बार तीसरी पार्टी को मौका दिया तो अवाम ने मौका दिया है। हमने जो है वो 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए हैं, आइंदा भी आएंगे, अवाम की ताकत के जरिए आएंगे। जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की बात हो रही थी, पहली बार गरीब के पास हुकूमत जा रही है उसकी दहलीज के ऊपर। 45 लाख खानदानों का डेटा हमारे पास जो है वो मौजूद है। 1600 अरब रुपया जो है वो उनको देंगे, उनको उनके पांव पे खड़ा करेंगे। पहले क्यों नहीं ये प्लान लेकर आए? ले आते ये प्लान। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि आइंदा भी अवाम की ताकत से आएंगे, नफीसा शाह साहिबा और राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि ये सारा फ्रॉड है आपका। देखें, इलेक्शन रिफॉर्म्स आपका सारा फ्रॉड है और अगला इलेक्शन रिग करने की तैयारी। देखें, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये इशू ये है, फिर मैं आपको ये कहूंगा कि जो ये रिफॉर्म्स के ऊपर नहीं बैठते, जो इन्होंने मशीन देखी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं वही ठप्पा सिस्टम रहे। ये चाहते हैं कि वही जो इंतजामिया, ह्यूमन इंटरवेंशन के जो लगाए हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर ये इलेक्शन को मैनेज करें। ये इनको निज़ाम सूट करता है, इनको आज़ादाना इंतखाबात इनको तो सूट ही नहीं करते। न्यूट्रल अंपायर तो कभी इनका मसला ही नहीं रहा, कभी इन्होंने तहरीक चलाई। ये अगर नीयत में साफ होते तो मिसाके जमहूरियत में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट सेनेट में इन्होंने लिखा। 15वीं तरमीम के मौके पे नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब संजरानी के नाकामी हुई अदम एतमाद पे, उस वक्त एहसन इकबाल ने कहा, सब ने इन्होंने कहा, लेकिन जब अब अमली वक्त आया तो उस वक्त इन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। इसी पर अब मैं जवाब ले लूं। राना साहब जरा क्विकली जवाब दे दें, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फरूख साहब कह रहे हैं कि आप लोग आज़ादाना इंतखाबात के हक में नहीं है, आपको सूट करता है ठप्पा सिस्टम, इसीलिए आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं। मेरी बात सुने, अगर ये इतने ही गरीदा सीरियस हैं या सिंसियर हैं इस काज के साथ या इस प्रोग्राम के साथ के शफाफ इलेक्शन हो, ठीक, तो फिर ये अगर आइडियालॉजी या एक फिलॉसफी इनकी है तो फिर ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी। 2018 को छोड़े, अभी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जिस बेतुकी और नेकड किस्म की धांधली इन्होंने की है, आप बताएं ना मुझे। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपके कंडक्ट से कि आप वाकई किसी काज के साथ या किसी प्रोग्राम के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। आप फिर जो इलेक्शन कराए हैं आपने, जो ठप्पे आपने लगवाए हैं, जो धुंध में आपने गैप किए हैं प्रिजाइडिंग अफसर, तो ये शफाफ इलेक्शन चाहते हैं? इनका शफाफियत ये धांधली से आए हैं, धांधली से ही अभी चल रहा है। आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो, डस्के का हो, सियालकोट का हो, जो भी हो, या सिंध में हो, जितने भी इलेक्शन इन्होंने कराए हैं KPK में, वो सारे धांधली के जरिए करवाए हैं। यानी कि आगे बढ़ने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मतलब है कि ये जो इनकी जो पीछे जो नफीसा साहबा जो कह रही थी, पीछे नीयत ये है कि किसी तरीके से हम 2023 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन चोरी कर लें। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट, दूसरे अब चोरी नहीं करने देनी किसी ने। वहां पे इस दफा लोगों ने जो मर्जी करें, वहां पे लोग डट जाएंगे, बैठे रहेंगे, कट मरेंगे, वो धांधली पोलिंग। मैं लास्ट कमेंट नफीसा साहिबा का भी ले लूं, फिर प्रोग्राम क्लोज करती हूँ। नफीसा साहिबा, फिर आगे बढ़ने की राह तो कहीं नजर नहीं आ रही इंतखाबी इस्लाहात पे, सब पार्टियां अपने अपने मौके पे डटी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल इनकी ये साजिश कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, और मैं नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, नून नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी की है ये गैर कानूनी, गैर आईनी है। तो ये खुद इंडाइटमेंट है, इनकी नीयत क्या, ये तो इस वक्त प्रूफ है कि जो ये कर रहे हैं ये अवाम के वोट का और पार्लियामेंट के इस्तेहकाक की ये चोरी कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार चोरी की। इंशाल्लाह इस बार हम इनको नहीं करने देंगे। विल फाइट अंटिल हम इनको
इनकी जो हदें हैं उन पर उनको महदूद करें और इंशाल्लाह इनको, जैसे मैंने कहा, इनको अपने अपने हलकों में लोग इनको आने नहीं देंगे। लेकिन मकसद एक ही है कि 2023 का इलेक्शन और आगे होने वाले सारे इलेक्शन साफ शफाफ हों, अवाम के वोट जो डाले जाएं वही वोट गिने जाएं और हक के हुक्मरानी असल में अवाम को ही दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, फरूख हबीब साहब, रान तनवीर हुसैन साहब। आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।